और ये सवाल इस बार के पेट में आया। पेट का पेपर दिया था इस बार? हाँ, उसमें आया था ये क्वेश्चन। एबीसी की आय का अनुपात। एबीसी की आय का अनुपात 7:9:12 है। एबीसी का अनुपात नहीं, एबीसी की आय का अनुपात, इनकम का रेशियो। एबीसी की आय का अनुपात 7:9:12 है। 9:12। 7:9:12। 7:9:12। इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। 8:9:15। 8:9:15। यदि एक अपनी आय का 1/4 भाग बचाता हो, यदि एक अपनी आय का 1/4 भाग बचाता हो, तो इनकी बचत का अनुपात क्या है? यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता हो, तो इनकी बचत का अनुपात क्या है? देखो, थोड़ा सा बवाली सवाल है, आसान नहीं है। तो यही सोच के ही अपने सवाल बोला कि आधे से ज्यादा क्लास तो सीएचएसएल का पेपर चर्चा करनी थी, बीत गई। बची हुई क्लास में जो भी सवाल बताए वो थोड़े अच्छे बताए। देखो, इनकी आय का रेशियो दे रखा है 7:9:12 और इनके खर्च का रेशियो दे रखा है। और सवाल में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंफॉर्मेशन ये दी कि ए अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है। ए बचाता है, ए अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है, मतलब सेविंग करता है। ये सवाल है। ए के बारे में बोला कि वो अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है, मतलब क्या हुआ कि वो कमाता होगा 4, खर्च करता होगा 3 और बचाता क्या होगा, यही तो हुआ। 1/4 भाग बचाता है का मतलब उसकी इनकम में 4 में से बचा कितना रहा है, 1। खर्च कितना कर रहा है। हमको सवाल में कुछ नहीं करना, हमको केवल ए पे फोकस करना और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि इसकी इनकम का रेशियो 4 हो जाए, खर्च का रेशियो 3 हो जाए, बस। इनकम का रेशियो 4 हो जाए और खर्च का रेशियो 3 हो जाए। ये सिचुएशन क्रिएट कर, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि 7 से भाग कर दो और 4 से गुणा कर, इनकम का रेशियो 4 हो जाए, 7 7 कट जाएगा, 4 4। ठीक। उसी तरह इसमें 8 से भाग करो और खर्च का रेशियो क्या चाहिए, 3, तो 3 से गुणा करो, फिर दोनों को घटा दो, बचत का अनुपात। इनकम में से खर्च घटाओगे तो बचत ही तो आएगी। तो सवाल में सिर्फ ए को फोकस करना है, बी और सी को नहीं। केवल तुम्हारी नजरें ए पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ए के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ये अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है।
इंफॉर्मेशन तो ए के बारे में दी है, तो केवल ए पे फोकस करना है, बाकी किसी पे। एक तरीका तो ये था जो अभी बताया, कोई खास अच्छा तरीका है नहीं। और दूसरा तरीका ये कि हमको यहाँ पे 4-3 का रेशियो तो ड्रॉ करना है, तो पहले इनको हम बराबर करें। बराबर संख्याओं में कोई भी रेशियो ड्रॉ है ना, जैसे दो संख्याएं लिखी 10-10, दोनों बराबर है ना, तो इनमें कोई भी रेशियो ड्रॉ। जैसे मान लो 2-3 का रेशियो बनाना, तो इसमें 2 से गुणा कर, इसमें 3 से गुणा कर, तो हो गया 10-10 तो बटी। बराबर संख्याओं को किसी भी अनुपात में बदल सकते, बराबर संख्या, इसलिए पहले एक की इनकम और खर्च ये दोनों जगह बराबर बराबर, एक की इनकम और खर्च दोनों जगह बराबर, बराबर बराबर करने के बाद जिस अनुपात में बदल रहा हो उसमें बदल गया। तो बराबर बराबर करने के लिए ऊपर किससे गुणा, 8 से, नीचे किससे, तो ऊपर 8 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 72, और ये इसमें 7 से गुणा करोगे तो ये भी 56, ये 63, और ये अब ए की इनकम और खर्च से दोनों जगह बराबर बराबर हो, यहां तक सही समझ पाएंगे नहीं। ये प्रोसीजर वैसे ही है जैसे मेकअप करने से पहले सबसे पहले चेहरे पे फाउंडेशन लगाया जाता है, बाद में रंग ज्यादा गोरा कम सांवला, या यहाँ पे लालिमा लानी है, वो सब करते रहे, पहले फाउंडेशन लगा, एक लेवल तैयार करो। फाउंडेशन लगाने से जैसे हमें चेहरे पे दाग दिख रहा है, दाना, पता नहीं कौन से कीड़े ने काटा, दिख रहे हैं ना दाने आने, थोड़े बहुत गड्ढे भी दिख रहे हैं। फाउंडेशन लगाने से ये सब गायब हो, तुम लोग को नहीं पता होगा, इन लोग को पता है, ये सब चीजें भर जाती फिर दिखती ही नहीं। शादी वादी में देखो कहाँ पहचान में आती है अपनी मामा की बिटिया, अपने ही मामा की बिटिया ना पहचान को देर लग जाती है पहचाने, फाउंडेशन का कमाल, उससे सारे दाग धब्बे ऊपर नीचे गड्ढे जो बन रखे हैं चेहरे में सब भर जाते, उसके बाद जो करते हैं उसी तरह इनके ऊपर फाउंडेशन तैयार कैसे किया, ये 7 का ये 8 का बराबर करने के लिए ऊपर किससे नीचे किससे, अब गुणा फिर सब में करोगे, मैथ भेदभाव नहीं करती, तो 8 का गुणा इसमें करोगे तो इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें किसका गुणा, तो 7 का गुणा इसमें भी और यहाँ तक चीज। अब हमको करना क्या है, हमको इसकी इनकम बनानी 4 के अनुपात और खर्च बनाना है, तो इसीलिए इसमें 4 से और गुणा कर, और इसमें 3 से और, तो 4 से गुणा कर दोगे तो 4-6 24, 4-5 20, 2 22, इधर करोगे तो 4-2 8, 4-7 28, इधर करोगे तो 4-6 24, 4-9 36, 2 28, इधर 3 से करोगे तो 3-6 18, 3-5 15, 16, इधर 3 से करोगे तो 3-3 9, 3-6 18, इधर 3 से करोगे तो 3-5 15 और 3-1 3। ठीक, अब ये हो गई इसकी क्या इनकम, और ये खर्च, दोनों को घटा दोगे तो क्या निकल आएगी बचत, घटा दो, 14 में 8 गए, 21 में 16 गए, 18 में 9 गए, 27 में 18 गए, 14 में 5 गया, अब क्या बचा 37 में 31 गया, तो ये इनकी बचत का रेशियो 56 99 19। थोड़ा सा बवाली सवाल, थोड़ा सा समझ में आ गया, टैलेंट है, बाकी सवाल तो है बाबा। ये इस बार पेट के पेपर में आया था, और पेट के पेपर को बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है कि बहुत आसान पेपर है।
समाज में हीन दृष्टि से ही देखा जाता है, चाहे जितना कठिन आया। जैसे कोई शिक्षक भर्ती के पेपर को लोग इज्जत से नहीं देखते। समाज में मान्यता है कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है मतलब कुछ आता नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है, जब लाइफ में कुछ नहीं कर पाते तब आखिरी में शिक्षक भर्ती की तैयारी करते। तुम्हें एग्जाम्पल देखना हो तो सीधे सीधे हमें देख लो। अच्छी खासी एज हो गई, सभी पेपर के लिए ओवर एज, अब क्या कर रहे हैं? शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख के जी अगर ना भरा तो ललित भैया को देख, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अब बिटिया बताओ तुम जैसे मासूम लोगों को कहाँ से हो जब ऐसे फुर्राट लोग पेपर में, इन लोग को जीएस पूरी रटी पड़ी, जीएस आती है, मैथ में दिक्कत नहीं, रीजनिंग फंसती नहीं, सीडीपी ना तुम्हें आए ना इन्हें आए। इंग्लिश भी दोनों लोगों को, अच्छा इंग्लिश का 5 ही नंबर की आती है। हिंदी में आकाशवर्णी दीर्घा तुम्हें भी तैयार है, उन्हें भी तैयार है। ये समझ में आया है, मतलब आ गया समझ में, नहीं आया ना फिर ठीक। देखो इतना तो सवाल में दे रखा है कि ये इनकम का रेशियो है, ये खर्च का रेशियो है, और सवाल में दे रखा है कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, मतलब 4 कमाता है, 3 खर्च करता है, तो बचाता कितना? ये सब सवाल में दे रखा है। याद ठीक, सबसे पहला काम क्या है कि ए की वैल्यू दोनों जगह बराबर कर दो, ए की इनकम और खर्च की वैल्यू बराबर कर दो, फाउंडेशन तैयार कर दो, उसके ऊपर आगे तुम्हारा खड़ी करते हैं। ठीक है, तो ए की दोनों जगह वैल्यू बराबर कर दी, क्या करो? ऊपर 8, नीचे, यहां तक समझ में आया? अच्छा, ए की इनकम किस रेशियो में है? 4। खर्च किस रेशियो में है? तो ऊपर 4 से गुणा और करो। ऊपर इनकम 4 का रेशियो है ना, तो ऊपर किससे गुणा होगा? पहले किससे किया? अब मतलब 32, 8 4 कितना? तो अलग अलग गुणा नहीं करोगे, एक बार में ही गुणा करोगे। किससे? 32। नीचे किससे गुणा किया? नीचे है क्या? खर्च, खर्च में क्या लगता है? तो 3 से और गुणा करो। तो नीचे किससे गुणा करोगे? ये यहां तक समझ में आया कि नहीं? आ गया पक्का? बस गुणा करके घटा दो, खत्म। हम ही करें गुणा, है ना? हम ही नहीं, हम कर रहे हैं। इसमें किससे गुणा करना है? 21, 21 अट्ठे 168, 21 नवैया 189, 21 गुणे 15 तो देखो हमें भी नहीं याद है, चुपचाप करेंगे। 15 1 15, 15 2 30, भैया 32 का पढ़ा तुम लोग पहले ही गुणा 7 से करना, कल हम बता चुके। 7 के बारे में कल डिटेल में समझा दिया। गुणा कर लो, इनकम पता, खर्च पता, घटा दोगे बचत आ जाएगी। करो लो गुणा, मतलब देख क्या करें, करो। पिछली बार दूसरे तरीके से बताया था, दूसरा तरीका बताया। हाँ, पिछली बार टुकड़ों टुकड़ों में मारा था, अब की बार एक ही बार में गर्दन काट दो, सीधे छुरा जो है गर्दन करेगा। अंतर हुआ ना दोनों में। अरे कम से कम इसने जगह ही कम ली। लेकिन समझ में तभी आता है पहले हुआ का तरीका बताओ, कारण समझ में आ जाता है कि ऐसा किया।
सवाल भी थोड़ा अच्छा है। एक और ऐसा बोल दे क्या सवाल? लिखो चाहे ऐसे ही बोल, पूरा सवाल मत लिखना, खाली रेशियो लिखना। एबीसी की आय का अनुपात 2-3-4 है। 2-3-4 आय का अनुपात। खर्च का अनुपात 3-4-5। 3-4-5। ये अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है। ये अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, तो उनके बचत का अनुपात क्या होगा? तीन चार पाँच। तो बचत के बारे में बोला था 1/5। पहले इसको बराबर करोगे तो ऊपर 3 से गुणा, नीचे फिर कमाएगा 5, खर्च करेगा 4, बचाएगा 1। तो ऊपर किससे गुणा? 5 से। मतलब किससे? 15। नीचे किससे गुणा? 8 से। तो ऊपर 15 से, नीचे 8 से गुणा करके बेटा। रामलाल। रामलाल नाम अच्छा लग रहा है, अपना रख लो। आज से भैया को सब लोग रामलाल कहेंगे, सही में नाम अच्छा लग रहा है। रामलाल दो धनों को, रामलाल 2 धनों को, धन, रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ABCD में, रामलाल 2 धनों को, संपत्ति, अपने 4 पुत्र ABCD
फिर से बोलो। रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों ABCD में क्रमशः 4:3:2:1 के अनुपात में 4:3:2:1 4:3:2:1 देख लिया। 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात तथा 5:6:7:8 के अनुपात 5, 6, 7, 8 के अनुपात में बांटता है। रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्र ABCD में 4:3:2:1 तथा 5, 6, 7, 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो, यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त किस पुत्र को हुआ? यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त किस पुत्र को होगा? यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त किस पुत्र को होगा? मतलब कौन सा पुत्र तुम बनना चाहोगे? भाई धन तो ज्यादा ही प्राप्त करना चाहते हो। किसको? डी। सही, बढ़िया, सही। हाँ, कोई एक तो बोलना ही है, बोल दो। ऐसे थोड़ी भैया अक्कड़ बक्कड़ करके बोल दो। तुम्हारा साथी नहीं यार, दो हाथ में दाना, लाख में। इन्हीं के कारण नहीं आता। नहीं तो ये व्याख्या करने लगते। तुम्हारे साथ वाला बनवा नहीं है? जिसके साथ तुम बैठते नहीं पर कहने के लिए तुम्हारा मित्र है, दोस्त है ना वो तुम्हारा, है मतलब सही में, तो कभी साथ में क्यों नहीं गए? दोस्त दोस्त तो साथ में बैठते, साथ में तो ज्यादा मुंह नहीं लगाते। सर पे चढ़ जाए। सवाल हुआ? देखो देखो, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है इस सवाल में, बहुत कुछ कठिन नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना। उसने पहले धन को जब बांटा तो रेशियो रखा
4 3 2 1, मतलब टोटल धन कितना जोड़ा है 4 3 2 1, और बाद में जब धन बांटा तो रेशियो रखा, मतलब टोटल कितना 5 6 11 26। ठीक, अब सवाल में बोला दूसरा धन दुगना है, मतलब अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, तभी तो बोलोगे ना दुगना। या तो ये 26 है तो ये कितना होना चाहिए 13, 26 का आधा 13 हो जाए तो भी कह लेंगे कि ये दुगना है ना। देखो 26 को 20 बनाना थोड़ा कठिन, 26 को 20 बनाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि 26 से भाग करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा, और इन सब में 26 से भाग करना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, लेकिन 10 को 13 बनाना आसान है। 13 बनाने के लिए केवल 1.3 से गुणा कर दे, 13 बन जाए। 10 में 1.3 से गुणा कर दे, ठीक है, ये सवाल खत्म हो जाएगा। 10 का 1.3 में गुणा कर दे, 13 हो जाए। 10 गुणे 1.3 बराबर कितना, तो 1.3 का अगर गुणा करना पड़ेगा तो सब में करना पड़ेगा, इसमें भी करोगे तो ये हो जाएगा 1.2 में करोगे तो 2.5, इसमें करोगे तो 3.9, इसमें करोगे तो 5.9। अब संपत्ति जोड़ दो, इसकी संपत्ति कितनी, इसकी संपत्ति कितनी, इसकी संपत्ति, और आखिरी वाली, तो सबसे ज्यादा धन किसको मिला, ठीक, सबसे ज्यादा धन 1 हो। ठीक है ऐसा, देखो ये 4 3 2 1 टोटल 10 है, ये 5 6 7 8 टोटल 26 है। सवाल में बोला दूसरा वाला धन दुगना, तो दूसरा वाला अगर धन दुगना है तो ये 26 है, 26 किसका दुगना होता है 13 का, तो ऊपर वाला धन कितना होना चाहिए 13। तो 10 को 13 कैसे बनाओगे, 1.3 से गुणा करके। 10 को तो कुछ भी बना सकते हो, 10 को 15 बनाना हो 1.5 से गुणा कर दो, 10 को 18 बनाना हो 1.8 से गुणा कर दो, 10 को 25 बनाना हो 2.5 से गुणा कर दो। 10 को बड़ी आसान संख्या है, कुछ भी बना सकते हो, जैसे तुम अपने घर वालों को मूर्ख बनाए देते हो ऐसे 10 को भी कुछ भी बना सकते हो। ठीक, तो 10 को 13 बनाना है, गुणा कैसे 1.3, तो 1.3 का 1 में गुणा 1.3, 1.3 का 2 में गुणा 2.6, 1.3 का 3 में गुणा, कुल मिला के अगर 13 का पहाड़ा आता है तो गुणा कर लो, तो 3.9, और यहाँ पे किया तो 5.2, उसके बाद बस जोड़ दिया, जोड़ दो पता हो जाएगा किसको ज्यादा संपत्ति। और हम तो पहले भी कई बार बता चुके हैं कि बड़े पुत्र को हमेशा ज्यादा संपत्ति मिलती है, बड़े पुत्र या बड़ी पुत्री हमेशा ज्यादा संपत्ति ले जाते हैं। हम छोटे हैं क्या बताएं, कई मलाल भरे हैं दिल में। तुम भी तो छोटे ही हो, बड़े वाले सब ले जाते। एक तो बचपन से उतरन पहनो, उनकी स्कूल ड्रेस छोटी हो जाए, दूसरे स्कूल तक में घर वाले एडमिशन नहीं कराते कि यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी, वही पुरानी यूनिफॉर्म पहन पहन जाओ। बड़े भाई का एडमिशन एसबीएम में हो गया तो छोटे भाई को भी एसबीएम में कराएंगे। हाँ तो यूनिफॉर्म बेकार हो, हमारी तो यूनिफॉर्म भी बचाई। साइकिल भी घर में नहीं आती थी तो भैया को मिलती थी, हमें पुरानी वाली। लेकिन शादी के बाद बहुत फायदा होता है छोटा होने। घर का सबसे सुंदर कमरा हमेशा सबसे छोटी बहुरियों को मिलता है, अनुभव से बता।
सबसे बेकार कमरा जैसे पापा मम्मी के खाते में जाता है, अगर दादी बाबा है तो उससे बेकार वाला कमरा उनके खाते में जाएगा। ये होता है जैसे जैसे नई बहुरी आती जाती साल ऊपर क्या होता है वो छतों तक में डिजाइनें बन जाती नई बहुरिया की। पुट्टी से आगे ना बढ़े तुम जीवन। और सीलिंग, अरे छोड़ो तुम लोग के नहीं समझ। ये समझ में आया कि नहीं? इसके आगे कल बताए। तब तक चाहो तो भैया से शीर्षस्थल का चर्चा कर सकते, पूछ लो। और जीएस के कौन, जीएस के क्वेश्चन इन लोग को याद ही नहीं है, क्योंकि होता ये कि पेपर में वही क्वेश्चन याद रहते जो में आते हैं, पेपर के बाद वही सवाल याद रहता है जो आता है। बहुत ही दिमागदार बंदा होता है जो वो क्वेश्चन याद रख लेता है जो नहीं आता। जीएस के क्वेश्चन जैसे तुम दिमाग में जोड़ डालो याद ही